नमस्कार दोस्तों। देखिए, जितने भी एस्पिरेंट्स गेट की प्रिपरेशन करते हैं, आईयूसीएल सभी का ड्रीम पीएसयू होता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बट अभी आईयूसीएल से रिलेटेड मार्केट में कुछ ऐसी न्यूज़ चल रही है जिसकी वजह से स्टूडेंट कम्युनिटी काफ़ी परेशान है और बहुत कंफ्यूज भी है। आज के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि आईयूसीएल के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हमको फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, स्टूडेंट कम्युनिटी की इस परेशानी की वजह क्या है, और सेशन के एंड में मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि सच में आईयूसीएल के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, मैंने टोटल 3 इंपॉर्टेंट वजह फिगर आउट करी हुई है जो मुझे लगता है कि स्टूडेंट की परेशानी और कन्फ्यूजन का कारण बन रही है। आइए एक एक करके इन वजह को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि आज से पहले आईयूसीएल का रिक्रूटमेंट गेट स्कोर कार्ड के थ्रू हुआ करता था। जैसे ही आपका गेट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ करता था, आईयूसीएल अपना शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया करता था। आईयूसीएल शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज करने के बाद जब गेट का एग्जाम आ जाता था या हो जाया करता था, उसके बाद वो एक फुल नोटिफिकेशन रिलीज कर देता था। गेट रजिस्ट्रेशन के दौरान जैसे ही शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज होता था, स्टूडेंट के दिमाग में ट्रस्ट डेवलप हो जाता था कि यार कंफर्म है कि इस बार जो आईयूसीएल है वो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू हायरिंग करेगा, तो वो अपनी तैयारी के प्रोसेस को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करते थे। ये शॉर्ट नोटिफिकेशंस कुछ इस तरीके से हुआ करते थे। देखिए, जैसे गेट 2024 में इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया, गेट 2023 में इन्होंने पूरा का पूरा एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया, गेट 2022 में शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिला, 21 में देखने को मिला शॉर्ट नोटिफिकेशन, 2020 में देखने को मिला शॉर्ट नोटिफिकेशन। बट गेट 2025 कंडक्ट होने के दौरान जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हुए थे तब भी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया था, और अभी तक इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन न आ रहे थे, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि कहीं आईयूसीएल भी ओएनजीसी जैसा ही अचानक से ये अनाउंसमेंट तो नहीं कर देगा कि हम अब सेंटर बेस्ड टेस्ट करवाने वाले हैं, हमारा ये सिलेबस रहा और ये पैटर्न रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट वजह है जो अभी तक क्लैरिटी नहीं दे पा रही है कि आईयूसीएल अपना जो रिक्रूटमेंट करेगा वो गेट स्कोर कार्ड के थ्रू करेगा या अपना अलग से अभी दोबारा सेंटर बेस्ड टेस्ट पे चला जाएगा। तो ये पहली इंपॉर्टेंट वजह है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट वजह ये है कि एक और एग्जाम हुआ करता था, सीपीसीएल। सीपीसीएल का मतलब चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये आईयूसीएल की ही एक ग्रुप कंपनीज में से एक कंपनी मानी जाती है। सीपीसीएल भी आज से पहले क्या किया करती थी, गेट स्कोर कार्ड के थ्रू हायरिंग करती थी। जस्ट लाइक आईयूसीएल, सीपीसीएल आल्सो रिक्रूटेड देयर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थ्रू गेट एग्जामिनेशन इन प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस ईयर्स में कब तक? प्रीवियस ईयर्स में ये बात हो रही है 2024 तक। बट 2025 में सीपीसीएल रिक्रूटेड देयर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स थ्रू सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी कि सीपीसीएल जो कि आईयूसीएल की ही बॉडी है, इन्होंने अपना अलग से एग्जाम करवाया, अलग से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया, वहां से इन लोगों ने हायरिंग स्टार्ट करी। तो अब क्योंकि सीपीसीएल आईयूसीएल की एक बॉडी है और ये अपना सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, तो यहाँ से काफ़ी हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस बन जाते हैं कि आईयूसीएल भी शायद अपना सीबीटी करवाएगी। अब इन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया उसका एक पैटर्न आप देख लो। पैटर्न ये था कि टोटल 120 क्वेश्चंस थे, दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। इसमें जनरल एबिलिटी थी जिसमें कि 50 क्वेश्चन जनरल एबिलिटी के थे, जिसमें कि आपका वर्बल एबिलिटी हो गया, जीके, रीजनिंग, लॉजिकल डिडक्शन और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बातें यहाँ पे की गई थी। 70 क्वेश्चन आपकी ब्रांच वाइज, जो भी आपकी ब्रांच हो, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, वॉट। साथ के साथ इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी थी। हर क्वेश्चन में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग इन्होंने कर रखी थी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने 2 घंटे का आपको टाइम दिया हुआ था, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस थे। इन्होंने बोला था कि जो हम सिलेक्शन करेंगे उसमें 85% हम रिटन का वेटेज लेंगे और 15% हम पर्सनल इंटरव्यू का वेटेज लेंगे। इन्होंने ये भी बोला था कि कैंडिडेट मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करना चाहिए रिटन टेस्ट में और इंटरव्यू टेस्ट में भी। तो ये इस बात का अंदाजा है कि अगर फ्यूचर में कभी आईयूसीएल अपना सीबीटी करवाता है तो मोर और लेस इसी टाइप का पैटर्न आप मान के चलो। 120 क्वेश्चन 2 घंटे, 50 क्वेश्चन आपके जनरल एबिलिटी, 70 आपके टेक्निकल और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, और उसके अलावा 85% वेटेज आपका रिटन का और 15% आपके पर्सनल इंटरव्यू का। अच्छा, अब तीसरी और सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली न्यूज़ या सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली न्यूज़ मार्केट में आई कि लोगों के पास अचानक से आईयूसीएल के टेंडर के स्क्रीनशॉट्स आने लगे। कई जगह टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे लोगों ने इस पे वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया कि भाई आईयूसीएल ने तो टेंडर निकाल दिया है ऐसी कंपनीज के लिए जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं या जो सेंटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाने में एक्सपर्ट होती हैं। अगर आप इस टेंडर के बारे में थोड़ा सा देखिए तो उन्होंने बोला हुआ है, आईयूसीएल कंडक्ट्स ओपन रिक्रूटमेंट फॉर अट्रैक्टिंग द बेस्ट टैलेंट टू द corporation as per its requirement for multiple disciplines like engineering, HR, MBA, corporate communication, law। और
अगर आप स्कोप ऑफ वर्क में देखेंगे तो उन्होंने बोला भी हुआ, द प्रोफेशनल एजेंसी बीइंग लाइंड अप फॉर कंडक्शन ऑफ ओपन एग्जामिनेशन फॉर ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शैल कैरी आउट फॉलोइंग जॉब्स एज गिवन बिलो। मतलब जब भी किसी कंपनी को ना एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना होता है तो वो टेंडर रिलीज कर देता है सो दैट वो एजेंसीज अप्लाई कर पाएं जो सेंटर बेस्ड टेस्ट करवाने में एक्सपर्ट्स होती हैं, ठीक है। बट अगर ये टेंडर आया है तो जाहिर सी बात है ये टेंडर आईयूसीएल की वेबसाइट पे भी होना चाहिए था। हमने वेबसाइट चेक करी, वेबसाइट चेक करने पर हमको पता चला कि यार इस वेबसाइट पर ऐसा कोई टेंडर है नहीं जिसका ये स्क्रीनशॉट फिलहाल वायरल हो रहा है इधर ऑन द टेलीग्राम और फेसबुक और आप समझ लो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में या यूट्यूब पे। तो अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन आईयूसीएल की तरफ से कंफर्म नहीं आई है, ठीक है, कोई भी ऐसी कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं आई है। तो फिर मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट को मैसेज किया जो ऑलरेडी आईयूसीएल में वर्क कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि दिस टेंडर स्क्रीनशॉट इज सर्कुलेटिंग एवरीवेयर, कैन यू कंफर्म दिस फ्रॉम इंटरनल रिसोर्सेज। उसने मुझसे बोला कि गुड आफ्टरनून सर, एज फार एज आई हैव हर्ड अभी आईयूसीएल कैंपस रिक्रूटमेंट ही कर रही है, उसके बाद ये क्लियर नहीं है कि गेट से होगा या सीबीटी से होगा, बट वो बोल रहा मोस्ट प्रॉब्ली सीबीटी से ही होगा और कहीं ना कहीं पर उसके ट्रेंड हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया, दूसरा जो आपका सीपीसीएल का रिक्रूटमेंट था ये अचानक से सीबीटी से हो गया, पहले ये भी गेट से ले रहा था, और तीसरा इस टेंडर का भी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। तो अभी टेंडर का स्क्रीनशॉट वायरल होने के पीछे की वजह ये हो सकती है कि इंटरनली शायद ये टेंडर सर्कुलेट कर दिया गया होगा, इंटरनली ये नोटिस सर्कुलेट कर दिया गया होगा और उस नोटिस का स्क्रीनशॉट मे बी शायद किसी ने बाहर लीक कर दिया होगा, दिस मे बी द रीज़न। बट अभी तक ऐसा आईयूसीएल की तरफ से कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो दिमाग में ये सवाल भी हम लोगों के उठना चाहिए कि सर अब हम आईयूसीएल से फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करें। देखिए मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, गेट 25 तक आपने अच्छे से तैयारी कर ली थी और आगे भी अभी तक तैयारी वाले प्रोसेस में लगे हुए हो, तो आपको तैयारी वाले प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते रहना चाहिए। क्योंकि देखो चाहे आपके गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू वो आईयूसीएल हायर करता है, तो आपका अगर गेट का स्कोर कार्ड अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपको ऑलरेडी वहाँ पे कॉल कर लेगा, और अगर अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो भी एट द डे ऑफ एग्जामिनेशन आपको रेडी रहना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हो सकता है कि वो जस्ट 1-1.5 महीने पहले ये नोटिस निकालें कि हम अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो आपको एट दैट मोमेंट बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा। फिलहाल अभी ये बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, हालांकि जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी रीजंस हैं, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मे बी आपका अलग से सेंटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। अब देखिए अगर आप थोड़ा हाल फिलहाल का ट्रेंड नोटिस करें तो आप देख रहे होंगे कि ओएनजीसी ने भी अपना सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना स्टार्ट कर दिया, एचपीसीएल ने भी अपना सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था, सीपीसीएल भी अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। आईयूसीएल के बारे में लगभग ये सारे के सारे पैटर्न्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद ये लोग भी सेंटर बेस्ड टेस्ट की तरफ मूव करने जा रहे हैं। तो जितने भी एनर्जी पीएसयूज हैं अचानक से इन्होंने गेट से मुंह क्यों मोड़ लिया, इसके कुछ पॉसिबल रीजंस मैंने समझने की कोशिश की है। सबसे पहली जो वजह मुझे समझ में आई वो ये समझ में आई कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हायरिंग। जैसे जब आप गेट के थ्रू हायर करते हो ना तो आपको गेट की साइकिल को फॉलो करना पड़ता है। इस पॉइंट से रिलेटेड मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को पूरा देख लेना। उसमें मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाया हुआ था कि क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर कोई पीएसयू गेट के थ्रू हायर कर रहा है। जैसे कि एनटीपीसी में गेट 2024 वालों की अभी तक हायरिंग नहीं हो पाई है, कोई शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाई है, इस तरीके का दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन गैप चल रहा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ हायरिंग मिल जाएगी पीएसयूज को, उनको अगर मन करेगा अगस्त में नोटिफिकेशन निकाल के 2 महीने बाद एग्जाम करवाना करवा सकते हैं, उनका मन करेगा दिसंबर में। तो जब भी आईयूसीएल को रिक्वायरमेंट होगी, उनको लगेगा कि यार मुझे 500 400 1000 लोगों को हायर करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो जब मर्जी चाहें तब वो अपने हिसाब से नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं, अपने हिसाब से क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कैंडिडेचर को वो डिफाइन कर सकते हैं और एक जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको इमीडिएटली वो हायर कर सकते हैं। तो आईयूसीएल का यहाँ पर पूरा का पूरा एक तरीके से मोनोपोली रहेगी और उनको जैसा बंदा चाहिए वैसा बंदा मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह है प्रॉफिट। देखिए आईयूसीएल जो अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट करवाएगी तो अपने फॉर्म की फीस अपने हिसाब से रखेगी, तो वहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट वो जनरेट कर सकती है एज़ कम्पेयर टू कि जब वो गेट के थ्रू हायर करने की कोशिश करती है, क्योंकि वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह के प्राइसेस काफ़ी कम रखने पड़ते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट वजह ये है कि जब कोई भी कंपनी अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है ना, तो वो अलग अलग फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे रिटन टेस्ट के थ्रू, जीडी के थ्रू, पीआई के थ्रू, ये फिल्टर आउट कर लेती है कि यार ये कैंडिडेट जो है ना ये लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ रहेगा। जो आप गेट स्कोर कार्ड के थ्रू किसी भी पीएसयू से जुड़ने की कोशिश करते हो तो वो पीएसयू भी कंफ्यूज रहता है कि यार ये इतने अच्छे गेट स्कोर वाला बंदा क्या पता आईओसीएल छोड़ के कल को ओएनजीसी ज्वाइन कर ले,
कल को ये किसी और पीएसयू में चला जाए, कल को हायर स्टडीज़ के लिए एमटेक के लिए हमें छोड़ के चला जाए, तो हम इसकी ट्रेनिंग पे पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट करें, हम सारे के सारे रिसोर्सेज अपने यहाँ पे वेस्ट करें, और सारे के सारे ट्रेनिंग रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद ये हमें छोड़ के चला जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और एक वजह ये भी है कि जितने भी एनर्जी पीएसयूज होते हैं ना, ये हमेशा मास रिक्रूटर्स होते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को हमेशा हायर करते हैं। तो ये जब हायरिंग करते हैं तो ये बार बार हायरिंग नहीं कर सकते कि बंदा छोड़ के चला गया फिर से नए बंदों को हायर कर रहे हैं। तो दीज आर द पॉसिबल रीजन जो मुझे लगता है कि आपके जितने भी एनर्जी पीएसयूज है दे आर मूविंग टूवर्ड्स योर सेंटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो, जैसे कि बहुत सारे बच्चे पिछले वाले सेशन में कमेंट में बता रहे थे कि सर गेट ही बेस्ट है, गेट के थ्रू ही होना चाहिए था। तो जस्ट मैं आपको एक डेटा दे देता हूँ कि जो IOCL ने अभी तक गेट के थ्रू हायरिंग करने की कोशिश की है उसमें गेट 2024 में किस तरीके के कट ऑफ्स गए। ये RTI का डेटा है, तो ये डेटा पे आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो और आप खुद डिसीजन ले सकते हो इस बात पे कि क्या गेट का एग्जामिनेशन जो हमने दिया और उसका स्कोर कार्ड आ गया उसी के थ्रू IOCL को हमें हायर करना चाहिए था, या हमें वापस से एग्जाम कंडक्ट करवा के एक मौका और देना चाहिए था, सो दैट अगर हमारा गेट का एग्जाम थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो हम वहाँ पे उसको कवर अप कर पाए। तो जस्ट मैं आपको ये डेटा बता देता हूँ, आप इसको एक बार चेक करिए। देखिए, अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज फिल्ड थ्रू गेट 2024 में IOCL की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कुछ ब्रांचेस की मैं बात करूँ, जैसे सिविल में 168 वैकेंसीज थी टोटल, सारी कैटेगरीज को मिला के, इलेक्ट्रिकल 191, मैकेनिकल में 241, अदर ब्रांचेस का भी डेटा यहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हो बाद में, बट जिसमें मेजर वैकेंसीज थी उसको मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे ना GD और PI शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो सिविल में जो आपका कट ऑफ गया था, जो आपका नंबर आता है उसमें कट ऑफ गया था 43.79, इलेक्ट्रिकल में 35.33, EC में 44.33 और मैकेनिकल में 35। मतलब जिन बच्चों के इससे कम होंगे वो तो किसी भी तरीके से एलिजिबल नहीं हो सकते GDPI शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। हालांकि अगर आप फाइनली देखोगे तो कितने कैंडिडेट्स को इन्होंने GDPI के लिए बुलाया हुआ था वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। केमिकल में जनरल कैटेगरी से 107, सिविल में 240, कंप्यूटर साइंस में 28, इलेक्ट्रिकल में 272, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में 73, IN में 27, मैकेनिकल में 320 और 52, इतने बच्चों को उन्होंने GDPI के लिए बुलाया था। बुलाने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन इन लोगों ने किया था उसका जो कट ऑफ आया था वो सिविल में आया था 71 मार्क्स। मतलब सिविल में जिनके 71 मार्क्स थे दे वर द लास्ट कैंडिडेट टू सिलेक्ट इन द IOCL। केमिकल में 62 था, कंप्यूटर में लगभग 74 मान लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में 55, इलेक्ट्रिकल में 57, इंस्ट्रूमेंटेशन में 46, मैकेनिकल में 64 और मेटलर्जी में 70 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके का एक डेटा था जो गेट के थ्रू था। ठीक है। तो अब कई बच्चे बोल सकते हैं कि सर हमारे लिए तो इलेक्ट्रिकल में 57 मार्क्स लाना आसान था, हमने अच्छी तैयारी करी थी, तो हमारे लिए तो ये ज़्यादा अच्छा था कि हमने चुपचाप गेट का एग्जामिनेशन दे दिया और IOCL में हम जाके सिलेक्ट हो गए सिंपली, है ना। कई बच्चे जिन्होंने भी सच में अच्छी मेहनत करी होगी बट गेट का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि सर इससे अच्छा तो दोबारा एग्जाम हो जाता, हमारी तैयारी बिल्कुल अच्छी थी बट वो दिन अच्छा नहीं था तो हम दोबारा एग्जाम देकर IOCL में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओपिनियन है वो हमेशा डिवाइडेड रहेगी, यहाँ पर कोई भी एक कंक्लूसिव रिमार्क नहीं दिया जा सकता कि यही होना चाहिए था। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। जिसका एग्जाम गेट का अच्छा हो जाएगा वो यही चाहेगा कि सारे PSUs गेट के थ्रू रिक्रूट करें। जिसका एग्जाम गेट के थ्रू उतना अच्छा नहीं हो पाया होगा वो चाहेगा कि यार मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन ओपन है, मैं सीधा एक साल तक वेट नहीं करना चाहता अगले साल गेट देने के लिए, क्योंकि वो रिस्की हो जाता है और उसमें दोबारा से मेरा एग्जाम अच्छा होगा कि नहीं होगा इस बात की श्योरिटी नहीं रहती। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे कि सर PSUs तो अब गेट में है नहीं तो हम गेट की तैयारी क्यों करें, हम क्या करें। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लो यार कि आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने आते हो तो आप ना सबसे पहले तो टॉप ऑफ द फनल क्लैरिटी रखो। जैसे आपको UPSC की तैयारी करनी है, आपको SSC JEE की तैयारी करनी है, आपको बैंकिंग सेक्टर में जाना है, आपको कैट की प्रिपरेशन, GMAT GRE की करनी, या आपको इंजीनियरिंग डोमेन के सब्जेक्ट्स की करनी है। इन सबको देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है तो मैं इंजीनियरिंग डोमेन की तैयारी करूंगा, उसमें मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि आप इंजीनियरिंग डोमेन की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी स्टार्ट होती है सब्जेक्ट्स की। कोई गेट की तैयारी नहीं होती है, कोई IOCL की तैयारी नहीं होती है, कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी नहीं होती है। पहले सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। सिग्नल, डिजिटल, नेटवर्क, कंट्रोल, एनालॉग, ये सब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जब आप माहिर हो जाते हो तब आपने देखा कि अच्छा ये जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े यही सिलेबस मेरा गेट में भी कॉमन है, यही सिलेबस मेरा बार्क में भी कॉमन है, यही सिलेबस मेरा NPCL में भी कॉमन है, यही सिलेबस मेरा अगर IOCL का ONGC का सेंटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें भी कॉमन है। तो उसके बाद आप अपनी इस प्रिपरेशन के बेसिस पर इंजीनियरिंग डोमेन के जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं,
चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो, पीएससी का हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज का हो, एजेई का एग्जामिनेशन हो, रिसर्च सेक्टर का एग्जामिनेशन हो, डीआरडीओ का हो, इसरो का हो, बार का हो, आप उसको अटेम्प्ट करने जाते हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो दिमाग से ये निकालो, मतलब ये सोच किस तरीके की है, ये मेरी समझ के बाहर है कि सर पीएसयूज है नहीं तो हम क्यों तैयारी करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ऐसा नहीं है कि गेट के थ्रू पीएसयू है ही नहीं। अगर आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखने की कोशिश करोगे तो आप ये देखो गेट 2025 के थ्रू अभी भी इतने सारे पीएसयूज हैं। कौन कौन से? एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, सीआईएल, एनपीसीआईएल, एनएलसीआईएल, पीजीसीआईएल, ईआईएल, गेल हो गया आपका, बाग, डीआरडीओ, एमआईएल, दुनिया भर के पीएसयूज अभी भी गेट स्कोर कार्ड के थ्रू हायर कर रहे हैं। बहुत सारे पीएसयूज है जिन्होंने विदड्रॉ कर लिया, क्विट कर लिया। ओएनजीसी, बेल, बीडीएल, आरएफसीएल, ये सारे के सारे पीएसयूज क्विट कर चुके हैं, है ना। शायद इसमें आईयूसीएल का भी नाम जुड़ जाए, शायद एक दो और पीएसयूज का नाम जुड़ जाए। तो मेरा ये कहना है कि पीएसयूज आपके गेट के थ्रू हो या पीएसयूज का अलग से एग्जामिनेशन हो, पढ़ने तो आपको सब्जेक्ट्स ही पढ़ेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपका कंपटीशन उन सारे बच्चों से है जो ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस सेशन के बाद एक पॉजिटिविटी मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी कि आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था। आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मैं और ऐसे रिसर्च बेस्ड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा फ्यूचर में। बहुत बहुत धन्यवाद।